तो पहला क्वेश्चन है आज का कि कहां से प्राप्त मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। ठीक है, आपका ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कोडदिजी और चन्हुदड़ो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? हड़प्पा होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? हड़प्पा। हड़प्पा से जो है, हड़प्पा के मोहर पर दिखाया गया है स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, और एक सिरिंगी पशु भी दिखाया गया है। ठीक है, एक सिरिंगी पशु भी दिखाया गया है। कहां से? हड़प्पा से। चलिए, मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? स्नानागार। ठीक है, स्नानागार। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? स्नानागार मिला है। तो मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? स्नानागार। बताइए कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। ठीक है, इसका खोज कौन किए थे? दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी। कब किए थे? 1921 में। हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। खोज कौन किए थे? कब किए थे? मोहनजोदड़ो की खोज कौन किए थे? राखलदास। कब किए थे? ठीक है, किस नदी के किनारे है? सिंधु। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? सिंधु नदी। कोडदिजी किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, चन्हुदड़ो किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, यानी मोहनजोदड़ो, कोडदिजी और चन्हुदड़ो ये तीनों किस नदी के किनारे हैं? इसको याद रख सकते हैं कि मोहन का कोट चूहा लेके चल गया सिंधु के नदी में। ठीक है, याद ऐसे करके रख सकते हैं। यानी मोहनजोदड़ो, कोडदिजी और चन्हुदड़ो ये तीनों किस नदी के किनारे हैं? सिंधु नदी के किनारे। जो हड़प्पा सभ्यता है किस काल का है? आद इतिहासिक काल। ठीक है, आद इतिहासिक काल। ठीक है, और क्या है? कांस्य युगीन काल। ठीक है, कांस्य युगीन काल का ये हड़प्पा सभ्यता है। इसको अगर देखा जाए तो 2500 BC से कितना तक? 1800 तक। कहीं कहीं 2400 से 1700 तक देता है। ठीक है, 2400 से 1700 कहीं कहीं देता है, कहीं कहीं 2500 से लेकर के 1800 भी देता है। 1800 BC तक। कांसा में क्या क्या मिश्रण होता है बताइएगा? कांसा में क्या क्या मिश्रण होता है? कॉपर और टीन। कॉपर और टीन। ठीक है, कॉपर और टीन का मिश्रण होता है कुछ में कांसा में। ठीक है, अब बताइएगा कि जो हड़प्पा सभ्यता के सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? मांदा। सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? मांदा। कहाँ में है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ में? जम्मू कश्मीर। ठीक है, चलिए किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। और सबसे दक्षिणी क्या है? दाइमाबाद। सबसे दक्षिणी बिंदु जो है क्या है? दाइमाबाद। दाइमाबाद कहाँ में? महाराष्ट्र में। किस नदी किनारे? गोदावरी नदी किनारे। किस नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है, और सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? आलमगीरपुर। कौन सा है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ में? यूपी में। कौन सा नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, आलमगीरपुर कहाँ में? यूपी में। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। और सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? सुतकांगे डोर। सुतकांगे डोर ये कहाँ में है? बलूचिस्तान। कहाँ में है? बलूचिस्तान में। किस नदी के किनारे? दास नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? दास नदी के किनारे। अच्छा, बताइएगा कि स्टेडियम कहाँ से मिला था सिंधु सभ्यता में? धौलावीरा से। कहाँ से? धौलावीरा से। स्टेडियम मिला था धौलावीरा से। ठीक है, एक और चीज बताइएगा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कौन कहा था? पिगट। किसने कहा था? पिगट ने। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कौन कहा? पिगट। तो इतना आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वह है कि किस वेद में परीक्षित को कुराओं का राजा कहा गया? ठीक है, किस वेद में परीक्षित को कुराओं का राजा कहा गया? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। ठीक है, क्या हो जाएगा? अथर्ववेद, जिसको जादू टोना का भी वेद कहा जाता है, अथर्ववेद। ठीक है, जादू टोना का वेद कौन सा है? अथर्ववेद। चलिए, ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री। ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री। और यजुर्वेद के पाठकर्ता क्या? भाद्रवयु। यजुर्वेद के पाठकर्ता को आद्रवयु। ठीक है, और सामवेद के पाठकर्ता को उदात्री। सामवेद के पाठकर्ता को उदात्री।
ठीक है। और अथर्ववेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? ब्रह्मा, ठीक है। अथर्ववेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? ब्रह्मा कहा जाता है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल, ठीक है। और ऋचाएं कितने हैं? 10,462। 10,462, ठीक है। ऋचाएं कितना? 10,462। 10 मंडल है, ऋचाएं कितना? 10,462। और क्या है इसमें? सूक्त कितना है? 1028। सूक्त कितना? 1028। अच्छे बताइएगा कि इंद्र के लिए कितना ऋचाएं हैं? 250। इंद्र के लिए कितना है? 250। और अग्नि के लिए कितना? 200। अग्नि के लिए कितना? 200। और वरुण के लिए कितना? 175, ठीक है। वरुण के लिए कितना? 175, समझ रहे हैं? वरुण के लिए कितना? 175। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र, ठीक है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र की रचना कौन किए थे? विश्वामित्र। किस लिए किए थे? लोगों को आर्य बनाने के लिए, है न? लोगों को आर्य बनाने के लिए। बताइएगा कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में क्या है? 10 राग का युग। 7वें मंडल में क्या है? 10 राग का युग, ठीक है। जिसमें किसके किसके बीच लड़ाई होता है? सुदास और 10 जनों के बीच। सुदास और 10 जनों के बीच होता है, ठीक है। हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खील कहा जाता है। केमा मंडल में है? 8वां मंडल में। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खील कहा जाता है। देवता सोम का उल्लेख केवे मंडल में? 9वें मंडल में। देवता सोम का उल्लेख केवे मंडल में? 9वें मंडल में। और 10वें मंडल में क्या है? पुरुष, है ना? 10वें मंडल में क्या है? पुरुष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी कौन हुआ? ठीक है। ऑप्शन है इल्तुतमिश, आराम शाह, बलबन, रजिया सुल्तान। कौन हुआ? आराम शाह। कौन हुआ? आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी कौन हुआ? आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के गद्दी पर कब बैठा? 1206 में, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। ये किसका मतलब गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। किसका गुलाम था? गौरी के 3 लड़ाई कौन कौन? तराइन के प्रथम युद्ध कब? 1191। तराइन के दूसरा युद्ध 92। और एक 1194 में कौन सा युद्ध? चंदावत। 1194 में चंदावत। चंदेरी का युद्ध। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब? 1506। और खानवा के युद्ध 1527। चंदेरी का युद्ध 1528। घाघरा के युद्ध 1529। बाबर द्वारा लड़ा गया था 4 युद्ध। पानीपत के प्रथम लड़ाई, खानवा की युद्ध 27, चंदेरी का युद्ध और घाघरा की युद्ध 29, ठीक है। ये गौरी द्वारा लड़ा गया था 3 युद्ध। तराइन के प्रथम युद्ध 1191, तराइन के दूसरा युद्ध 92 और चंदावर के युद्ध 94 और चंदेरी का युद्ध याद रखिएगा। चंदावर के युद्ध 1194 और चंदेरी का युद्ध 1528, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आया? आराम शाह, ठीक है। आराम शाह के बाद कौन आया? इल्तुतमिश, ठीक है। कुतुब मीनार की नींव कौन डाला? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार की नींव कौन डाला? कुतुबुद्दीन ऐबक। और उसको बनवाया कौन? इल्तुतमिश। बनवाया कौन? इल्तुतमिश। अच्छा, गुलाम वंश के संस्थापक भी कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुल खिला के तुगलक आया, यानी पहले गुलाम वंश, उसके बाद कौन सा वंश? खिलजी वंश। उसके बाद बताइए, गुल खिला के तुगलक आया, यानी तुगलक वंश। इसके बाद सैयद वंश और उसके बाद लोधी वंश, ठीक है। अब बताइएगा कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं। गाय कुत्ता जला, कुत्ता जला, तो गाय खाजा बांटा, गाय खाजा बांटा, ठीक है। चलिए इसको याद रख सकते हैं। यानी गुलाम वंश के संस्थापक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक और खिलजी वंश के जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। सैयद वंश के खिज खान, सैयद वंश के खिज खान और लोधी वंश के बहलोल लोधी,
लोधी वंश के लोधी वंश के अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। वही पानीपत के प्रथम लड़ाई में लड़ा था किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोधी। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोधी। और लोधी वंश के संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। तो गुलाम वंश कब से कब तक? 1200 से 1290। और खिलजी वंश 90 से 1320 तक। और तुगलक वंश 1320 से 1398 भी देता है, 1414 भी देता है। ठीक है, 1414। और सैयद वंश 1414 से 1451। ठीक है, और लोधी वंश 1451 से कहां तक? 1526। ठीक है, 1451 से 1526। फिर से गुलाम वंश कब से कब तक? 1290। खिलजी वंश 1290 से 1320। तुगलक वंश 1320 से 1414। सैयद वंश 1414 से 1451। और लोधी वंश 1451 से 1526। और यही 1526 में जब लोधी वंश के अंतिम शासक कौन होता है? इब्राहिम लोधी। तब बाबर के साथ पानीपत के पहला लड़ाई होता है 1526 में। किसके किसके बीच? बाबर और अच्छा, खानवा की युद्ध किसके किसके बीच होता है? बाबर और राणा सांगा। ठीक है, बाबर और राणा सांगा। और चंदेरी के युद्ध बाबर और मेदिनी राय। ठीक है, बाबर और मेदिनी राय। और सबसे लास्ट में घाघरा की युद्ध किसके बीच? बाबर और अफगानों। बाबर और अफगानों। फिर से बोलिएगा, पानीपत के प्रथम लड़ाई किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोधी। ठीक है, खानवा के युद्ध किसके किसके बीच? ठीक है, बाबर और राणा सांगा। और 1528 में किसके किसके बीच? बाबर और मेदिनी राय। और घाघरा के युद्ध 1529 में किसके किसके बीच? बाबर और अफगानों। इस सब में जीता था कौन? बाबर। सब में जीता था कौन? बाबर। चलिए नेक्स्ट सवाल। इसमें एक और चीज देख लीजिएगा, जो बलबन था ये अपने विद्रोहियों के प्रति रक्त और लौह की नीति अपनाया था। ठीक है, रक्त और लौह के नीति अपनाया था। नवरोज उत्सव भी चालू किया था कौन? बलबन किया था। ठीक है, और रजिया सुल्तान जो है क्या है? प्रथम महिला शासक। ठीक है, प्रथम महिला शासिका कौन है? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान की मृत्यु कब हुआ? 1240 में डाकुओं द्वारा इनको मार दिया गया था। ठीक है, रजिया की मृत्यु कितना? 1240। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि 1857 की क्रांति में फतेहपुर से भारतीय नायक कौन थे? ऑप्शन है लियाकत अली, खान बहादुर खां, मौलवी अहमदुल्ला और अजीमुल्ला। कौन हो जाएंगे? अजीमुल्ला। ठीक है, फतेहपुर से कौन थे? अजीमुल्ला। लियाकत अली कहाँ से थे? इलाहाबाद से कौन थे? लियाकत अली। ठीक है, और खान बहादुर खान कहाँ से थे? बरेली। ठीक है, कहाँ से थे? बरेली से। और मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से थे? फैजाबाद। ठीक है, फैजाबाद से कौन थे? मौलवी अहमद उल्ला। ठीक है, मौलवी अहमद उल्ला। और दिल्ली से कौन थे? बहादुर शाह। दिल्ली से बहादुर शाह जफर। ठीक है, कानपुर से कौन थे? नाना साहब। कानपुर से कौन थे? नाना साहब। और झांसी से कौन थे? झांसी की रानी। वीर कुब्बर सिंह कहाँ से थे? जगदीशपुर बिहार से। वीर कुब्बर सिंह कहाँ से? जगदीशपुर बिहार से। दिल्ली से कौन? बहादुर शाह जफर। दिल्ली से कौन? बहादुर शाह जफर। कानपुर से कौन? नाना साहब। ठीक है, झांसी से कौन? झांसी की रानी। ठीक है, और बिहार से कौन? वीर कुब्बर सिंह। अच्छी, ये 1857 की क्रांति जो था, ये जो एक नया इनफील्ड राइफल आया था उसको में जो कारतूस भरा जाता था, उसके लिए मतलब ये हुआ था क्रांति मान के चलिए। क्योंकि जो कारतूस बना हुआ था वो गाय और सुअर के चर्बी से बना हुआ था, और उसको पहले लगाने के लिए दांत से मतलब खोलना पड़ता था। और कुछ मतलब सैनिक जो थे इसको पर सीधा सीधे कहे कि हम ऐसा नहीं करेंगे। शुरुआत में सबसे पहला कौन थे? मंगल पांडे का किए कि 29 मार्च 1857। ठीक है, 29 मार्च 1857 को पहली बार एकदम मना कर दिए कि हम भाई दांत से नहीं छिलेंगे। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि दो जो अंग्रेज थे उनको हत्या कर दिए। ठीक है, दो के मारला के बाद इनको क्या होता है कि 8 अप्रैल को क्या कर दिया जाता है? फांसी दे दिया जाता है। और फिर 10 मई 1857 को ये क्रांति का होता है स्टार्ट हो जाता है मेरठ से। ठीक है, 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति स्टार्ट होता है। तो ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है। ठीक है,
तो इनको फांसी मंगल पांडे को कब दिया गया? 8 अप्रैल 1857। और 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुआ? 10 मई 1857। ठीक है। इसको राष्ट्रीय विद्रोह कौन कहा था? डिज़रायली। ठीक है, राष्ट्रीय विद्रोह कौन कहा था? डिज़रायली। चलिए, और स्वतंत्रता का पहली लड़ाई कौन कहा था? बीडी सावरकर। कहा था कि 1857 की क्रांति जो है स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है, कौन किया था? बीडी सावरकर। बीडी सावरकर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि म्यांमार से कितने भारतीय राज्य का सीमा स्पर्श करता है? ऑप्शन है 5 गो, 4 गो, 3 गो, 2 गो। 4 गो कौन कौन है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद बताइए नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, इसके रिलेटेड और भी देखते हैं जो है इसमें। देखिए, म्यांमार से जो लगता है 4 राज्य लगता है, कौन 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 लगता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। टोटल कितना किलोमीटर लगता है? 1643। यानी जो भारत की सीमा से म्यांमार की सीमा जो लगता है टोटल कितना किलोमीटर? 1643। 1 6 4 3, यानी इधर भी जोड़ला पर 7, इधर भी जोड़ला पर 7, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इधर देखते हैं पाकिस्तान से। अब क्या हुआ है कि ये जो पहले वाला मैप है यहाँ से बट गया है, इधर जम्मू कश्मीर है और इधर क्या है? लद्दाख है। ठीक है, तो पाकिस्तान से कौन कौन सटता है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, 2 गो केंद्र शासित प्रदेश और 3 गो राज्य। 2 गो केंद्र शासित प्रदेश और 3 गो राज्य। ठीक है, चलिए टोटल कितना किलोमीटर सटता है? 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर। अफगानिस्तान से अब कौन सटता है? सिर्फ लद्दाख। अफगानिस्तान से कौन सटता है? लद्दाख। टोटल कितना किलोमीटर? 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर। भारत और चाइना जो है कितना किलोमीटर सटता है? 34 किलोमीटर। कौन कौन हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये किससे सटता है? चाइना से। ठीक है, भारत और नेपाल से कितना किलोमीटर? 1751 किलोमीटर। देखिए, बिहार से सिर्फ एक देश है नेपाल जो ही सटा हुआ है। अब नेपाल से कौन कौन है? उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। ठीक है, और भारत और भूटान के बीच कितना किलोमीटर है? 699 किलोमीटर। ठीक है, भारत और भूटान के बीच कितना किलोमीटर? 699 किलोमीटर। और सबसे ज्यादा किसके किसके बीच है? भारत और बांग्लादेश। ठीक है, भारत और बांग्लादेश कितना है? 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर। ठीक है, यानी टोटल जो है जो राज्य भारत का है वो 16 को राज्य सटता है और 2 को केंद्र शासित प्रदेश सटता है। ठीक है, और कितने देश हैं? तो 7 देश है जो भारत के सीमा से सटता है। ठीक है, 7 देश। अब भारत के कितना राज्य? 16 राज्य और 2 को केंद्र शासित प्रदेश। त्रिपुरा ऐसा राज्य है कि बांग्लादेश से तीनों ओर से मतलब सटा हुआ है, घिरा हुआ है। ठीक है, और त्रिपुरा और बांग्लादेश को जो सीमा होता है उसको क्या कहा जाता है? जीरो लाइन। ठीक है, त्रिपुरा और बांग्लादेश का जो सीमा है उसको क्या कहा जाता है? जीरो लाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पंचवर्षीय योजना जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित है? आपके पास ऑप्शन है फर्स्ट वाला, सेकंड, थर्ड की फोर्थ? बताइएगा। थर्ड हो जाएगा। थर्ड जो पंचवर्षीय योजना है वो जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित है। पहला किसको पर? हेराल्ड डोवर। हेराल्ड डोवर मॉडल पर कौन सा पंचवर्षीय योजना? पहला। और दूसरा महालनोबिस। ठीक है, महालनोबिस मॉडल पर कौन सा है? दूसरा। और तीसरा कौन है? जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती। जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती। और चौथा कौन सा मॉडल पर? गॉडविल। ठीक है, चौथा गॉडविल। चलिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था बता दीजिएगा। 51 से 56, 1951 से 56। और दूसरा 56 से 61। चलिए, तीसरा 61 से 66। चौथा 69 से 74।
ठीक है 69 से 74, ठीक है। पचमा 74 से 78, 74 से 78, ठीक है। छठा 80 से 85, ठीक है। अपना 80 से 85 और सतवां कितना 85 से 90, 85 से 90 और आठवां 92 से 97 और नौवां 97 से 2002 तक, ठीक है। और 10वां 2002 से 7 तक, 2002 से 7 तक। 11वां 2007 से 2012 तक, ठीक है। और 12वां 12 से लेके 17 तक, 12 से लेके 17 तक, ठीक है। याद रखिएगा पहला 51 से 56, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66 और चौथा 69 से 74 और पांचवा 74 से 78। ये वाला पूछता है कि केमा जो है पंचवर्षीय योजना 4 साल तक चला था, तो केमा हो जाएगा पचमा, ठीक है। पचमा 5 साल तक नहीं चला था, 4 साल तक। छठा कब से कब तक 80 से 85, 80 से 85 और सतवां 85 से 90 और आठवां 92 से 97 और नौवां 97 से 2 और 10वां 2 से 7 और 11 7 से 12 और 12 से 17, 12वां 12 से 17। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, ठीक है। ऑप्शन है मई 1949, 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950, 11 फरवरी 1948, क्या हो जाएगा 22 जुलाई 1947, ठीक है। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947। मई 1949 में संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत के सत्यापन किया गया, सदस्यता का सत्यापन किया गया, ठीक है। मई 1949 में संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को सत्यापन किया गया और 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ बताइएगा, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान अपनाया गया। राष्ट्रगान क्या है हमारा जन गण मन, इसको गाने में कितना समय, संक्षिप्त गाने में 20 सेकंड, ठीक है। और राष्ट्रीय गीत क्या है वंदे मातरम, इसको गाने में कितना समय 65 सेकंड, ठीक है। 21 फरवरी 1948 को क्या हुआ था कि प्रारूप समिति द्वारा प्रारूप को क्या किया गया, पेश किया गया, ठीक है। विचार विमर्श करने के बाद प्रारूप को पेश किया गया। प्रारूप समिति द्वारा कब किया गया 21 फरवरी 1948। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति के गठन 29 अगस्त 1947, ठीक है। चलिए इसमें जो था कितना सदस्य था 7। प्रारूप समिति में कितना सदस्य 7, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर थे। और प्रारूप समिति को तैयार कौन किया था प्रारूप समिति को तैयार कौन किया था बताइए कि संविधान सभा के गठन कब हुआ। संविधान सभा के गठन जुलाई 1946, जुलाई 1946। किसके संस्तुतियों के आधार पर कैबिनेट मिशन, ठीक है। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे 3 गो। कौन कौन थे कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य कौन कौन थे कैबिनेट मिशन में 3 गो सदस्य एबी अलेक्जेंडर, स्टेफार्ड क्रिप्स और पैंथिक लॉरेंस। एबी अलेक्जेंडर, स्टेफार्ड क्रिप्स और पैंथिक लॉरेंस। इसमें से मेन कौन था पैंथिक लॉरेंस। और यही तीनों के संस्थितियों के आधार पर जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। उस समय संविधान सभा में कितने सदस्य थे 389। 292 कहाँ से था ब्रिटिश, 93 कहाँ से था 4 गो कहाँ से था कमिश्नरी क्षेत्र, ठीक है। 4 गो कमिश्नरी क्षेत्र कहाँ था अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, ठीक है। 4 था। अब बताइएगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के पहला बैठक कब हुआ 9 और इस दिन कहा किया गया कि डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और 2 दिन बाद दूसरा बैठक हुआ क्योंकि मुस्लिम लीग ने इस बैठक को अस्वीकार कर दिया था, ठीक है।
इसीलिए 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुन लिया गया? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और फिर से 2 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पर हस्ताक्षर के बाद क्या हुआ था बताइए? जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के कार्रवाई को शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब हटाया गया? पहले एक शायरी सुन लीजिए। तो शायरी कहना है कि रहनुमाओं के अदाओं पर फिदा है ये दुनिया, ठीक है, रहनुमाओं के अदाओं पर फिदा है ये दुनिया, इस दुनिया को संभालो यारो। रहनुमाएं मतलब समझ रहे हैं ना? रहनुमाओं के अदाओं पर फिदा है ये दुनिया को संभालो यारे। क्यों ना आकाश में सुराग हो सकता है, क्यों ना आकाश में सुराग हो सकता है, जरा एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, जरा एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो आकाश में सुराग करवाने के लिए एक पत्थर तबीयत से अगर उछाल दीजिएगा तो पक्का सुराग हो जाएगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब हटाया गया? तो कब हटाया गया? किमा संविधान 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया, ठीक है। अब 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। अच्छे, संपत्ति के अधिकार को हटाने से पहले मौलिक अधिकार के वो था 7 गो, अब के को है वर्तमान में 6 गो। कौन कौन है? समता या समानता के अधिकार, ठीक है, समता या समानता के अधिकार। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 14 से 18, 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक? 19 से 22। उसके बाद बताइएगा शोषण के विरुद्ध का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार कहाँ से कहाँ तक? 23 से 24, 23 से 25, 24, 23 से 24। और बताइएगा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक? 25 से 28। उसके बाद बताइएगा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार कब से कहाँ तक बताइएगा? 29 से 29 और 30, 29 और 30, ठीक है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार कौन कौन? 29 और 30, ठीक है। और बताइएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, लास्ट वाला क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद कितना? 32, अनुच्छेद 32, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। समता और समानता के अधिकार अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 14 से 18, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध का अधिकार 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। शिक्षा एवं संस्कृति 29 से 30। और संवैधानिक उपचार का अधिकार 32। अनुच्छेद 32 के तहत रीट कौन जारी करता है? सर्वोच्च न्यायालय। और अनुच्छेद 226 के अनुसार रीट कौन जारी करता है? हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 14 में। तो अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समझ समानता। 15 में क्या है? जाति धर्म नस्ल में कोई भेदभाव नहीं। 16 में क्या है? लोक नियोजन में समान अवसर। 16 में लोक नियोजन में समान अवसर। 17 अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत। 18 में बताइए उपाधियों का अंत। 18 में उपाधियों का अंत। अब बताइए 19 के ए में क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता। 19 के ए में प्रेस की स्वतंत्रता और झंडा फहराने की स्वतंत्रता, ठीक है। बी में क्या है? बिना हथियार के सभा करना। अनुच्छेद 19 के बी में बिना हथियार के सभा करना। ए में बोलने का अधिकार, झंडा फहराने का अधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है। झंडा फहराने और प्रेस की स्वतंत्रता। सी में संघ बनाना, ठीक है। सी में संघ बनाना मतलब सी में हम संघ बना सकते हैं। डी में देश में कहीं भी आवागमन, देश में कहीं भी आवागमन। और ई में आवास और निवास मतलब कहीं भी आप आवास ले सकते हैं एवं वहाँ निवास कर सकते हैं।
एफ अब क्या हो गया है, खत्म, जिसमें संपत्ति के अधिकार था, जिसको कब हटाया गया, 40वां संविधान संशोधन 1978 में। और जी में क्या है कि जीविका चलाने के लिए आप व्यापार या कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर से आइए, ए में क्या है, बोलने एवं प्रेस की स्वतंत्रता। बी में बिना हथियार के सभा करना। सी में संघ बनाना। डी में देश में कहीं भी आवागमन। ई में आवास निर्माण। एक हो गया है, खत्म। जी में जीविका चलाने के लिए कोई भी काम कर सकते हैं। अब आइए 20 में, तो 20 में क्या है, अपराधों के दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 20 के 1 में क्या है, एक अपराध के लिए 1 बार सजा। 2 में क्या है कि अपराध के समय जो कानून है उसी के तहत सजा, ठीक है। 3 में क्या है, स्वयं के विरुद्ध उसको मतलब न्यायालय में गवाही देने के लिए बात नहीं कर सकते हैं। चलिए 21 में क्या है बताइए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और निजता का अधिकार भी किसमें है, 21 में। सोने का अधिकार भी किसमें है, 21 में। विद्युत पाने का अधिकार किसमें है, 21 में, ठीक है। अपने मन पसंद के लड़की चुनने यानी शादी करने का अधिकार किसमें है, 21 में, ठीक है। चलिए 21 के क में कोई चीज है, 21 के क में कोई चीज, शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क शिक्षा, अनुच्छेद कितना में, 21 के क में। 22 में क्या है, 22 में क्या है बताइएगा, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। चलिए 23 में क्या है बता दीजिए, 23 में बता दीजिए। हाँ, मतलब मानव तस्करी और बालकों से आप काम नहीं करवा सकते हैं। और 24 में क्या है कि 14 वर्ष के कम आयु के बच्चे को किसी भी कल कारखाना में नहीं रखा जाएगा, ठीक है। 14 वर्ष के कम आयु के बच्चे को किसी भी कल कारखाना में नहीं रखा जाएगा। चलिए उसके बाद 25 में क्या है, कोई भी धर्म को आप मान सकते हैं एवं उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ठीक है। और 26 में क्या है, धार्मिक कार्यों के लिए आप प्रबंध कर सकते हैं। 27 क्या है कि आप पर टैक्स नहीं लगेगा। आपका आय अगर धार्मिक चीज से आता है और उसमें धार्मिक चीज में आप खर्च करते हैं तो आप पर टैक्स नहीं लगेगा। चलिए 27 में है ना। 26 में क्या था, प्रबंध। 25 में प्रचार और 26 में प्रबंध। 27 में टैक्स नहीं लगेगा। 28 में क्या है कि कोई भी शिक्षा संस्था जो है धार्मिक शिक्षा नहीं देगा, ठीक है। 29 में क्या है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और 30 में क्या है बताइए, 30 में कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग जो है शिक्षा संस्था चला सकता है एवं सरकार उसको अनुदान देने से मना नहीं करेगी। और 32 तो पते हैं, 32 में क्या है, 5 प्रकार के रीट जारी होता है। 5 प्रकार के रीट जारी होता है। कौन जारी करता है, सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी होता है। कौन करता है, उच्च न्यायालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद कितना के तहत होता है, बताइएगा। अनुच्छेद कितना, 54 हो जाएगा। 52 में क्या है, भारत का राष्ट्रपति। 52 में भारत का राष्ट्रपति। 53 में क्या है बताइए, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और चुनाव किसमें, 54। 55 में चुनाव की प्रक्रिया, ठीक है। 55 में कुछ चुनाव की प्रक्रिया किस प्रक्रिया द्वारा होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाता है। चलिए 56 में क्या है, 5 वर्ष के बाद भी राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आ जाता है। 57 में क्या है, पुनर्निर्वाचन, यानी एक ही व्यक्ति चाहे जितनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। 58 में क्या है, योग्यता, राष्ट्रपति बनने का योग्यता। और 59 में क्या है, राष्ट्रपति बनने के बाद शर्त कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। यानी 58 में योग्यता और 59 में शर्त, ठीक है। और 60 में शपथ, राष्ट्रपति के शपथ कौन दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और 61 में क्या है, महाभियोग, ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा अगर संवैधानिक कार्य जो बढ़िया से नहीं कर रहे हैं तो महाभियोग लगेगा। अनुच्छेद कितना के तहत, 61 के तहत। और ये महाभियोग जो लगता है संसद के किसी भी सदन द्वारा 14 दिन पहले
राष्ट्रपति को अगर लोकसभा से जा रहा है तो 14 दिन पहले लोकसभा के 1/4 सदस्य लिखित सूचना देगा, ठीक है। उसके बाद लोकसभा में अगर 2/3 सदस्य लागू कर देता है, मतलब कि राष्ट्रपति पर लगना चाहिए, तो फिर कहां जाएगा? राज्यसभा में। वहां भी 2/3 सदस्य अगर कर देता है सिग्नेचर, तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? किसका मात्रक? दूरी का मात्रक है। समय के मात्रक सेकंड। आवृत्ति के मात्रक कार्य और ऊर्जा की मात्रक, ठीक है। कार्य और ऊर्जा की मात्रक कार्य और ऊर्जा की मात्रक क्या हो जाता है? जूल, ठीक है। और इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्ग, ठीक है। सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्ग। एक जूल में कितना अर्ग? 10 के पावर 7 अर्ग। और एक अर्ग में कितना जूल? 10 के पावर -7 जूल। अच्छा, बल के मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल के मात्रक न्यूटन, ठीक है। बल के मात्रक न्यूटन। और सीजीएस मात्रक डाइन। सीजीएस मात्रक डाइन। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन? 10 के पावर 5 डाइन। 10 के पावर 5 डाइन। एक डाइन में कितना न्यूटन? 10 के पावर -5 न्यूटन, ठीक है। 10 के पावर -5 न्यूटन, ठीक है। बताइएगा कि न्यूटन के पहला नियम क्या है? प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में जब तक बनी रहती है तब तक कोई बाहरी बल उसको में नहीं लगा दिया जाता है, ठीक है। गैलीलियो के नियम और जड़त्व का नियम पहला नियम से प्राप्त होता है, और बल का परिभाषा भी पहला नियम से, और बल का व्यंजक किसका कितना नियम से? दूसरा नियम से, ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर उस पर बल पर समानुपाती होता है, ठीक है। और जो उसमें क्रिया होता है बल के दिशा में होता है, ठीक है। और तीसरा क्या है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन बदलता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? माइक्रोफोन। लाउड स्पीकर किसको में बदलता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा बदलता है? लाउड स्पीकर, ठीक है। सितार किससे किसमें मिलता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ठीक है। डायनामो किसको से किसको में? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब विद्युत मोटर किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। विद्युत ऊर्जा से कौन सा ऊर्जा में? यांत्रिक ऊर्जा में। चलिए एक गतिज ऊर्जा भी होता है और एक क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। ये दोनों को मिला के क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। ये सवाल कई बार पूछा है कि यांत्रिक ऊर्जा किसको कहते हैं? तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को मिलाते हैं तो क्या हो जाता है? यांत्रिक ऊर्जा होता है। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? 1/2 mv²। यहाँ अगर वेग दुगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। अगर वेग 3 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 9 गुना हो जाएगा, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? mg। जहाँ पे g के मान कितना होता है? 9.8 मीटर/सेकंड। 9.8 मीटर/सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो क्या होता है? बताइएगा। वर्षा, ठीक है। जब धीरे धीरे नीचे गिरेगा बैरोमीटर के पाठ्यांक तो क्या हो जाएगा? वर्षा। लेकिन जब तेजी से एकाएक गिर जाएगा तो क्या आएगा? अगर एकाएक गिरेगा तो क्या आएगा? आंधी तूफान। लेकिन धीरे धीरे अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? साफ रहेगा। धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो दिन साफ। वायुमंडलीय दाब जो है किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है जी? बैरोमीटर से, ठीक है। तो वायुमंडलीय दाब की मात्रा क्या होता है जी? बताइए। बार होता है। वायुमंडलीय दाब का मात्रा क्या हो जाता है? बार हो जाता है, ठीक है। चलिए तो एक जो बार बराबर कितना न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है? एक बार बराबर 10 के पावर 5। दाब बराबर कुछ होता है बल बटे क्षेत्रफल, यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक बार बराबर 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर।
अगर ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम जाता है। ठीक है, ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता है, जिससे भोजन पकाने में भी कठिनाई आती है और हवाई जहाज पर स्याही जो क्या होता है, लीकेज कर जाता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाने के कारण। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटती है, तो आयनन ऊर्जा की विद्युत ऋणात्मकता की इलेक्ट्रॉन प्रीति की सभी हो जाएगा। ठीक है, वर्ग में यानी आवर्त सारणी की बात हो रहा है। आवर्त सारणी में जो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा भी घटती है, विद्युत ऋणात्मकता भी घटती है और इलेक्ट्रॉन प्रीति भी घटती है। लेकिन विद्युत धनात्मकता क्या हो जाएगा बताइएगा, विद्युत धनात्मकता क्या हो जाएगा, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या हो जाएगा, घटेगा। ठीक है, बाएं से दाएं जाने पर क्या हो जाएगा, घटेगा। बताइएगा कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसको कौन लाया है, मोसले। कौन लाया है, मोसले। कब लाया था, 1913 में। 1913 में जो मोसले का आधुनिक आवर्त सारणी है वो किस पे मतलब निर्धारित है, परमाणु क्रमांक पर। परमाणु क्रमांक पर, और वो मोसले का है वो परमाणु संख्या पर है। ठीक है, परमाणु क्रमांक कहीं चाहे परमाणु संख्या एक ही चीज है, लेकिन मेंडलीव का जो किस पे है, परमाणु द्रव्यमान पर है। मेंडलीव का किस पे है, परमाणु द्रव्यमान पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शराब का पीएच मान कितना होता है, 2.8। ये किसका होता है, नींबू का। नींबू का कितना हो जाता है, 2.2। और सिरका का कितना, 2.4। और शराब के कितना, 2.8। और मूत्र का कितना, 6 हो जाएगा। ठीक है, और बताइए कि रक्त का कितना होता है, 7.4। ठीक है, और आंसू का भी लगभग कितना हो जाएगा, 7.4। और समुद्री जल का कितना हो जाएगा, 8.4। समुद्री जल का कितना, 8.4। ठीक है, 8.4। चलिए पीएच मान के आविष्कारक कौन था, पीएच स्केल का सोरेनसन। कौन था, सोरेनसन। कब किया था, 1909 में। यानी पीएच स्केल का खोज कौन किया था, सोरेनसन साहब किया था। कब किया था, 1909 में। ठीक है, 1909 में। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि दो जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत किया था कौन, ठीक है, कैरोलस लिनियस किया था। और 3 जगत के कौन किया था, हेक्टर। ठीक है, 2 जगत के कौन किया था, कैरोलस लिनियस। और 3 जगत में वर्गीकरण कौन किया, हेक्टर। और 4 जगत में कौन किया, कॉपलैंड। 4 जगत में कौन किया, कॉपलैंड। और 5 जगत में कौन किया, हेक्टर, जो वर्तमान में यही चल रहा है। 5 जगत में कौन कौन है बताइए, पादप और जंतु और कवक और जंतु। यानी 5 को जो हिटकर वर्गीकरण किया वो कौन कौन है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आगे जो होगा आपका द एंड हो जाएगा, है ना। तो रहने दीजिए। तो अगर आप इसको देखते हैं 1 से 2 बार, 2 के स्पीड में देखिए। ठीक है, 2 के 3 के स्पीड में, 3 के स्पीड में नहीं होता है, जब उसमें पैसा डालिएगा तब चलता है 3 के स्पीड में। तो 2 के स्पीड में इसको 2-3 बार जाके देखिए, नहीं तो आप नोट्स भी कर लीजिएगा।